गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। अगले आधे घंटे लगातार खबरों का सैलाब आने वाला है, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सृष्टि। बहुत शुक्रिया अमित। तो शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में है G20 समिट में शामिल होने से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्किंग सेशन में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सेशन फूड एंड एनर्जी सेफ्टी पर चल रहा है। जहाँ इससे पहले G20 समिट में पीएम का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। रेड कारपेट पर पीएम मोदी टहलते हुए दिखाई दिए, वॉक करते दिखाई दिए। और ये देखिए, जो बाइडेन से मुलाकात हुई, इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई, जर्मन चांसलर से भी पीएम मोदी मिले। और देखिए किस तरह से जो बाइडेन और पीएम मोदी एक दूसरे की से बात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहला जो सेशन है वो वर्किंग और फूड सेशन होगा, जो अब से कुछ वक्त में शुरू होने वाला है। आज करीब 10 मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। मोदी आज बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। इस बीच पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इस दौरान वो G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। 1 मिनट में पूरा प्रारूप, पूरी खबर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम आज बाली में होने वाले 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 45 घंटे के इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान पीएम मोदी कई वैश्विक मुद्दों जैसे खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों संग चर्चा करेंगे। इस दौरान पीएम G20 सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं बाली सम्मेलन के आखिर में पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को सांकेतिक रूप से G20 की अगली अध्यक्षता सौंपेंगे। बता दें कि इस साल 1 दिसंबर से भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के समूह यानी G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जिसके तहत इस बार इंडोनेशिया की तरह अगले साल भारत में पहली बार G20 सम्मेलन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंचते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इनका स्वागत करते हैं और कितनी गर्मजोशी के साथ में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के बाली की हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पहुँचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर उनसे खूब बातचीत की। इस शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जहाँ लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया सरकार ने भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी अपने आधिकारिक विमान से बाहर निकले, वहां मौजूद इंडोनेशियाई नागरिक बाली के पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों के साथ झूमने लगे। इस दौरान इंडोनेशियाई सरकार के प्रतिनिधि G20 समूह की अगली अध्यक्षता लेने पहुंचे और पीएम मोदी का रेड कार्पेट पर वेलकम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। G20 समिट में वैसे तो 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, लेकिन बड़ी बात क्या थी, जब 2 बाहुबली मिले उस वक्त तस्वीर कैसी थी, कैसे 2 बाहुबलियों के मिलने का इंतजार पूरा G20 समिट कर रहा था। 60 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी खबर तफसील से देखिए। ये तस्वीरें बाली में G20 सम्मेलन से पहले की हैं। यहाँ पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। बता दें कि जो बाइडेन 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच ये पहली मुलाकात है और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने जिनपिंग से इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी थी। साथ ही उन्होंने जिनपिंग को उनके आगे के कार्यकाल के लिए बधाई दी। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि हमारे बीच इसी तरह ईमानदारी से बातचीत होती रहेगी। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा कि अमेरिका चीन संबंधों को हमें सही राह पर ले जाने की जरूरत है। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी और चीनी आमने सामने हैं।
और अब बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। आपको बता दें, इस हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और अब आरोपी आफ्ताब को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बताएं कि सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पूछताछ आफ्ताब से की जा रही है। आरोप है आफ्ताब के ऊपर कि उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगलों में अलग अलग इलाकों में वो टुकड़े फेंक दिए और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आफ्ताब को भेजा जा चुका है और सबूतों की तलाश में पूछताछ इस वक्त आफ्ताब से लगातार जारी है। और श्रद्धा की हत्या के बाद पूरे दिल्ली में सनसनी है। कैसे उसके 35 टुकड़े किए जाते हैं, उन टुकड़ों को कैसे रोज कहीं ना कहीं ठिकाने लगाया जाता है। इन वारदात के बाद हर कोई सहमा हुआ है और हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर वो दरिंदा कैसा होगा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। 60 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ आफ्ताब नाम के शख्स ने श्रद्धा नाम की इस युवती को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और लड़की के करीब 35 टुकड़े कर आफ्ताब ने उन्हें अलग अलग जगह पर जंगल में फेंक दिया। इस वारदात को आरोपी आफ्ताब ने करीब 5 महीने पहले अंजाम दिया था, जिसको मेहरौली थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया। आफ्ताब पहले मुंबई के कॉल सेंटर में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात मुंबई की रहने वाली श्रद्धा से हुई। इस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन श्रद्धा के परिवार को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार की नाराजगी के बाद आफ्ताब पर विश्वास कर श्रद्धा दिल्ली आ गई। दोनों मेहरौली में एक फ्लैट में रहने लगे। इस दौरान श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद 18 मई को दोनों में झगड़ा हुआ और फिर आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की आवाज हमेशा के लिए ही बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दिल्ली में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद में हर कोई सहमा हुआ है। सवाल यही कि ऐसी हैवानियत को अंजाम कैसे दिया गया। जानकारी ये मिल रही है कि क्राइम शो को देखकर आफ्ताब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। तस्वीरों में दिख रहा ये वही आरोपी आफ्ताब है जिसके खौफनाक अंजाम से किसी का भी दिल दहल जाएगा। पुलिस की जांच पड़ताल में मिला ये वही फ्रिज है जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़े कर रखे थे और हर रोज रात 2 बजे 18 दिनों तक जंगल में फेंकता रहा। इतना ही नहीं, शव के टुकड़ों से बदबू न आए इसके लिए वह कमरे में अगरबत्ती जलाता रहा, जिससे कि किसी को भनक भी ना लगे। बता दें कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली आने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहती थी, लेकिन पिछले 5 महीने से उसका दोस्तों के साथ संपर्क नहीं हो रहा था और ये बात श्रद्धा के दोस्तों ने उसके पिता से बताई तो वो दिल्ली आए और आफ्ताब के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ, जिसे सुनकर हर कोई दहल गया। फिलहाल आफ्ताब कानून के शिकंजे में है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसने ये गुनाह क्यों किया, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। माना जा रहा है कि आफ्ताब ने अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर देखकर इस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली ब्रेकिंग न्यूज में दिल्ली से। आज दिल्ली की पटेल हाउस कोर्ट जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली है। हर किसी की निगाह होगी कि क्या आज जैकलिन को जमानत मिलती है। 200 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में जैकलिन फर्नांडिस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और आज दोपहर में कोर्ट उन्हें यह फैसला सुनाएगा कि उन्हें जमानत मिलती है कि नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीछे 6 महीने से कई बार उनकी पेशी हुई और आज सबकी निगाहें उनकी जमानत पर होंगी। बिल्कुल, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी हुई जैकलिन फर्नांडिस, आपको बता दें सबकी निगाहें टिकी हुई है पटियाला हाउस कोर्ट पर। जमानत पर आखिरकार वो क्या फैसला सुनाती है कोर्ट, ये देखना होगा। फिलहाल आपको दिखाते 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की जमानत पर आज फैसला आएगा। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की रंगदारी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाई गई जैकलिन को गिरफ्तार किया जाए या नहीं, इस पर कोर्ट आज फैसला देगी। इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने जैकलिन को मामले में 4 दिन की राहत दी थी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद ईडी से सवाल किया था कि जब एक्ट्रेस को लुकआउट नोटिस भेजा गया था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने जैकलिन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख दिया था। वहीं इस पूरे मामले में ईडी लगातार जैकलिन की जमानत का विरोध कर रहा है। ईडी का कहना था
कि बेल मिलने के बाद एक्ट्रेस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और विदेश भी भाग सकती है। इस पर जैकलीन के वकील ने दलील दी थी कि जैकलीन जांच में अपना पूरा सहयोग दे रही है। फिलहाल आज का दिन जैकलीन के लिए अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर यह है कि पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुनवाई करने जा रहा है। क्या कुछ आज कोर्ट कहेगी, सबकी निगाह पर रहने वाली, लेकिन 30 सेकंड 60 सेकंड में और 1 मिनट पूरी खबर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट साधुओं की लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट को जब ये बताया गया था कि महाराष्ट्र सरकार ने एजेंसी द्वारा जांच के लिए सहमति दी है, तब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को जनहित याचिकाकर्ता ने अवगत कराया कि याचिका में अभी कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई है, जिस पर सीजीआई ने सहमति जताते हुए सुनवाई को 15 नवंबर तक टाल दिया था। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह तीनों साधुओं की कथित रूप से पीट कर हत्या करने की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में पालघर जिले में यूपी के 3 साधुओं की हत्या भीड़ ने पीट कर दिया था। और अब बात करेंगे जबरन धर्मांतरण की। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जबरन धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए जबरन धर्मांतरण को बेहद गंभीर समस्या माना है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। जबरन धर्मांतरण पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जबरन धर्मांतरण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस दौरान सुप्रीम अदालत ने कहा कि सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण से नहीं। ये बहुत ही खतरनाक है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। कि जितने जल्दी हो सके या तो पार्लियामेंट के आने वाले सेशन में एक नया एंटी कन्वर्जन लॉ ले आके 10 से 20 साल की सजा देने और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाए। अदरवाइज इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन जो है उसको अमेंड करें। फिलहाल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते अगली बड़ी खबर का। जम्मू में कल आईडी मिलने से कोहराम मच गया। आपाधापी में हालांकि उसे ब्लास्ट कर तबाह किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है इस शहर के बीच में आईडी पहुंचा कैसे। खबर यह आ रही है कि उससे सीमा पार से ड्रोन के जरिए जम्मू में पहुंचाया गया था, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि ये एक थाने के पास मिला है। ऐसे में अगर वक्त रहते से डिफ्यूज नहीं किया जाता तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू में देर शाम एक बैग में आईडी मिला और आनंद फानन में बम को डिफ्यूज कर दिया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि बारूद से भरा यह बैग ड्रोन के जरिए भेजा गया था। बिल्कुल, तो घाटी को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के दम पर आपको बता दें आतंकियों के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। जम्मू में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। तस्वीरें जम्मू के फलियां मंडल इलाके की हैं। यहां देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके में एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। ये इलाका एयरपोर्ट के पास आता है, लिहाजा इसको लेकर एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई। सूचना पर बम स्क्वाड का दस्ता भी जांच के लिए मौके पर पहुंचा। जांच में सामने आया कि संदिग्ध बैग में 2 आईडी रखे मिले, जिसका वजन 500 ग्राम था, जिसमें अलग अलग टाइमर भी फिट था। फिलहाल समय रहते आईडी को नाकाम कर दिया गया, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जम्मू में बम मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियां भी सभी एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगली बड़ी खबर मिजोरम से, जहां पर एक पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है, कुछ की मौत भी हुई है। 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिजोरम में पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ मलबे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों के दबने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। घटना मिजोरम के हनाथियाल जिले की है, जहाँ के मौदाड़ गांव के पास कुछ मजदूर पत्थर की खुदाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और पहाड़ का चट्टानी मलबा मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा ढहने से नीचे खड़े मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग मलबे में दब जाते हैं। मलबे में कई मशीनें भी दब गईं। मौके पर एसडीआरएफ, बीएसएफ और असम राइफल्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हालांकि बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूर दूसरे राज्य के रहने वाले थे। दरअसल इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसके लिए पत्थर निकाले जा रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। वही बात अब एमपी की करेंगे। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बयान इस वक्त लगातार वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया की सुर्खियां वो बने हुए हैं। बयान क्या है आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। अपने बयान और कार्यशैली से चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को ऊर्जा मंत्री ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने से नाराज लोगों के बीच पहुंचे, जहां उनका अंदाज कुछ अलग ही दिखा। यहां शिवराज के मंत्री ने ऐसा इमोशनल कार्ड खेला कि जनता के तेवर ठंडे पड़ गए। इस दौरान उन्होंने नाराज लोगों से कहा कि आप लोग मुझे जूते मार लें, डंडे मारें, चाहे पत्थर फिकवा दें, पर मैं वही करूंगा जो शहर और आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। लाठी चलानी है, लाठी चलाइए। आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए। आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए, पर मैं वही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने प्रद्युम्न सिंह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार 100 के जरिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। छोटा सा ब्रेक।